नमस्कार, मैं हूँ अर्चना शर्मा। दोस्तों, आज मेरा वीडियो इस बात पर आधारित है कि हम छोटे बच्चों को यानी पहली और दूसरी के बच्चों को आसानी से हिंदी पढ़ना कैसे सिखा सकते हैं। अगर मैं हिंदी शिक्षण पद्धति की बात करूं तो कई लोगों का कहना है कि हमें सबसे पहले बच्चों को अक्षर, फिर शब्द, फिर वाक्यांश, फिर वाक्य, फिर पैराग्राफ पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से हिंदी पढ़ना सीखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मात्रा शिक्षण पद्धति उपयुक्त है बच्चों को हिंदी पढ़ना सिखाने के लिए। मात्राओं का ज्ञान करा के हम बच्चों को हिंदी पढ़ना सिखा सकते हैं। कई लोग यह कहते हैं कि हमें बच्चों को कविता या कहानी सुनानी चाहिए, फिर उस कविता या कहानी से किसी शब्द को लेना चाहिए और उससे संबंधित चित्र को बच्चों को दिखाकर उसमें प्रयुक्त शब्दों में प्रयुक्त अक्षरों को लिखकर, फिर अक्षरों को तोड़ तोड़कर बच्चों को हम उनके अक्षरों से परिचित करा सकते हैं और बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं। लेकिन क्या ये सारी जो पद्धतियां हैं वो अपने आप में पर्याप्त है बच्चों को हिंदी सिखाने के लिए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। हाँ, अगर कोई ट्रिक हो, ऐसी कोई पद्धति हो जो इन सारी पद्धतियों का मिश्रण हो, इनका निचोड़ हो, तो अवश्य ही वो लाभदायक हो सकता है। जो मैंने अनुभव किया कक्षा पहली को पढ़ाने के उपरांत, वह तो एक ये है कि हमें जरूरत होती है बच्चों को अधिक से अधिक समय देने की, उन्हें अधिक से अधिक सक्रिय बनाने की गतिविधियों के माध्यम से, ताकि उनको ये ना लगे कि उन पर कोई चीज थोपी जा रही है। और गतिविधि कराते समय शिक्षक में जो आवश्यक बातें होती है वो है संयम और धैर्य की। अगर शिक्षक का संयम टूटा तो बच्चों का शिक्षा से नाता टूटा, नाता छूटा बोल सकते हैं। अगर हम धैर्य खो देते हैं और बच्चों को डांटने डपटने लगते हैं उनके ना सीखने पर, तो ये कभी भी संभव हमारे लिए नहीं हो सकता कि हम उनको आसानी से कोई चीज सिखा सकते हैं। तो शिक्षक में जो जरूरी बात है वो है संयम और धैर्य का होना, अधिक से अधिक समय देना और बच्चों में अधिक से अधिक सक्रियता बनाए रखने के लिए गतिविधियां कराना। दोस्तों, मैंने ध्वनि चेतना संबंधी 2 वीडियोस बनाए हैं, भाग 1 और भाग 2। आप उन दोनों वीडियोस में देख सकते हैं कि मैंने आवाज़ों को पहचान कराने के लिए, मतलब अक्षरों को पहचान कराने के लिए बच्चों को क्या क्या गतिविधियां कराई हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे वर्कशीट दिखाऊंगी और उनके अभ्यास मैंने किस तरह बच्चों को कराया और किस तरह उनको पढ़ना सिखाया वो बताऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और विषय की ओर आगे बढ़ने से पहले आप ये देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपने कक्षा पहली के बच्चों को बड़े ही सरलता से, सहजता से, बिना त्रुटि किए शब्दों को और वाक्यों को और अंत में पैराग्राफ को पढ़ते हुए देखा। यह मैंने संभव कर दिखाया है। कैसे? चलिए मैं आपको बताती हूँ और आपके साथ अपने अनुभव शेयर करती हूँ। हम सब जानते हैं कि हिंदी में 52 अक्षर होते हैं, लेकिन मैंने इन्हें क्रमशः एक के बाद एक रटन पद्धति के आधार पर नहीं पढ़ाया है। मैंने इन 52 अक्षरों में से 6 अक्षर लेकर उन्हें
समूह में बांटा है। मेरे प्रथम समूह के जो अक्षर थे वो थे क, र, न, प, ह, स और अंत में एक मात्रा जो थी आ की मात्रा। मैंने इस मात्रा को इन अक्षरों के साथ इंक्लूड किया। अब बच्चों को मैंने पढ़ाते हुए यह नहीं बताया कि मैं उन्हें पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने उन्हें कहा कि हम खेल खेल में सीखने जा रहे हैं। किसे? नामों को। मैंने सबसे पहले उन्हें पूछा कि हम चीजों को कैसे पहचानते हैं, या आपको या मुझे लोग कैसे जानते हैं। उन्होंने बताया नामों से। मैंने पूछा नामों में बेटा क्या छिपा हुआ है। आप अपने नाम बोल के प्रत्येक नाम के प्रत्येक आवाज को ताली बजाकर बोलो। उन्होंने बताया कि इसमें आवाजें छिपी हैं, आवाज आती है। मैंने बताया कि इन आवाजों की अपनी एक आकृति होती है और इसको बोलने का एक तरीका होता है। बच्चे जान गए। जब मैंने का प्रथम दिवस उन्हें पढ़ाया तो मैंने उन्हें एक चित्र के माध्यम से पूछा, जैसे मान लीजिए ये है मैंने कमल। मैंने पूछा कि ये क्या है। उन्होंने बताया कमल है। अब कमल में कितनी आवाजें आती हैं, आप ताली बजाकर बोलो। बच्चों ने इसे ताली बजाकर बताया क म ल। मैंने बताया कि इसका प्रथम जो आवाज था वो क्या था। बच्चों द्वारा बताया गया इसका प्रथम आवाज क था। तब मैंने बच्चों को बोला कि आज हम क ध्वनि या क आवाज की पहचान करने वाले हैं। क्या आप क आवाज से संबंधित और चीजों के नाम बता सकते हो। उन्होंने क्रमशः बारी बारी से नाम बताने शुरू किए। किसी ने कहा कप, किसी ने कमल, किसी ने कछुआ। अगर वो नहीं बोल पाते तो मैं उनको एम्फेसिस करती कि क्या आपको इस क्लास में कोई ऐसी चीजें दिख रही है ना, इस कक्षा में कोई ऐसी चीजें दिख रही है जो जिसमें क ध्वनि आए। मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि जरूरी नहीं है कि जो ध्वनि मैं बता रही हूँ वो प्रारंभ में ही आए, वह दूसरे या तीसरे नंबर पर भी आ सकती है। अगर कुछ ऐसी चीजों के नाम लिए जाते जो जिसमें क की बारी दूसरे या तीसरे पर आती या चौथे पर आती तो मैं क्रमशः ताली बजाकर उस आवाज की पहचान कराती और उनको पूछती कि वह ध्वनि जो है किस नंबर पर आई थी, और बच्चे आसानी से वो आवाज पहचान करते थे। इस बात का मैं ध्यान रखती थी कि मैं उस आवाज पर ताली जरूर बजाऊं, क्योंकि इससे ये फायदा होता था कि बच्चे बड़े ध्यान से सुनते थे कि मैडम कौन सा ऐसा नाम लेने वाली है, ऐसा कौन सा नाम बोलेगी जिसमें क की ध्वनि कब आएगी। इसीलिए उनको ध्यान से सुनना पड़ता था। और मैंने कहा था कि इस ध्वनि पर आप एक ताली या फिर कभी कभी मैं 2 तालियां बजाकर इस आवाज की पहचान कराती थी। इस तरह करते करते जब बच्चे क आवाज से अच्छी तरह परिचित हो गए तब मैंने उन्हें क की आकृति दिखाई। क, ये है क। और उसके बाद मैंने एक वर्कशीट तैयार किया। उसके उपरांत जब बच्चे अच्छी तरह क की आवाज से परिचित हो जाते थे तब मैं उनके लिए एक वर्कशीट तैयार करती थी, जिसमें ये दिया हुआ है, अलग अलग चित्र बने हुए हैं और यहाँ पर बीच में क लिखा हुआ है। अब इन बच्चों को कहती कि ये इनको नाम बोले और जिस वस्तु या सामान के प्रारंभ में जिनका प्रारंभिक आवाज क की है उसे इसके साथ मिलान करें। यहाँ पर कमल तो ये जोड़ी मिलेगा, कड़ाही ये जोड़ी मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए पतंग, तो मैं बच्चों से पूछती क्या पतंग क की आवाज है। हम जब पढ़ाते हैं तो ये जरूरी नहीं कि बच्चे एक बार में बता दें, बार बार अभ्यास से ही ये संभव हो पाता है। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो मैं ध्यान देती थी कि मैं उन्हें तालियों के माध्यम से इनकी आवाज़ें बुलवाऊं, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो मैं खुद से बोलूं और वो पहचान करेंगे आवाज़ क की। तो मैं अगर वो नहीं पढ़ पाते तो मैं बोलती पतंग। क्या क आवाज़ है? नहीं है, तो ये इसके साथ मैच नहीं होगा। ये है क प,
है ना, या बच्चे बताते या फिर मैं खुद ही बोल देती और पहचान करो कि क्या इस वस्तु की आवाज में क है, अगर है तो मिलान करो, अगर नहीं है तो मिलान नहीं करना है। आम मिलान नहीं होगा क्योंकि क नहीं है। इस तरह मैं क वर्ण की पहचान आसानी से करवा सकी। क वर्ण की आवाज पहचान कराने के बाद मैं उसे उनकी आकृति बताकर बनाने के लिए प्रेरित करती थी। अभी दोस्तों मैं अभी लिखने का प्रोसीजर आपको नहीं बता रही हूँ, तो मैंने बच्चों को लिखना कैसे सिखाया इसके लिए मैं भाग 3 का वीडियो बनाऊंगी। भाग 2 में तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने इनको जोड़कर, इन आवाज़ों को जोड़कर उन्हें पढ़ना कैसे सिखाया। तो ये भाग 3 में बनेगा, इसलिए मैं अभी ये नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी यही देखते हैं कि हमने क वर्ण की पहचान कैसे कराई। जब दूसरे दिवस मैंने र वर्ण की पहचान कराई तो उससे पहले ज़रूरी है कि जो मैंने आवाज़ पहले दिन कराई थी पहचान, उसको मैं पुनरावृत्ति या रिवीजन कराऊं और देखूं कि बच्चों को वो याद है कि नहीं। तो इसके लिए भी मैं कार्ड का सहायता लेती कि यहाँ पर कार्ड है, हमने कल पढ़ा था, तो ये पढ़ा था हमने बच्चों, ये क्या है, तो बच्चे बता देते थे, याद रहता था क है। हाँ, या फिर मैं कोई चित्र बनाती थी, हमने ये वर्ण ये किसका नाम है देखो, और क्या ये वो जो वर्ण हमने कल पढ़ा था वो वर्ण इसमें है, वो आवाज इसमें है। तो बच्चे अगर है तो हाँ बोलते थे, अगर नहीं तो मान लो चित्र नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं उनको इन्फ्लुएंस करके बल देकर बताती थी कि बेटा ये कप है, तो कप है तो क्या हमने जो आवाज कल पढ़ी थी वो इसमें आ रही है, तो हाँ आ रही है, तो क पढ़ी थी हमने। या फिर मैं उनको इमला बोल देती थी, डिक्टेशन बोलती थी कि क लिख के दिखाओ, ताकि मैं जान सकूं कि आकृति उनके दिमाग में है या नहीं। या फिर मैं एयर फॉर्मेशन के माध्यम से बता सकती हूँ। मैंने उन्हें कहा कि मैं कुछ लिख रही हूँ हवा में, आप बताना कि क्या है। दोस्तों अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप इसे उल्टा लिखें ताकि बच्चों को सीधा दिखाई दे। अब ये बच्चों को सीधा दिखाई देगा, है ना। अब ये बच्चे इसकी आकृति देखकर आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर क लिखा है। तो हम एयर फॉर्मेशन की भी मदद दे सकते हैं, जो मैंने ली थी उनको रिवाइज कराने में, किसी भी आवाज को रिवाइज कराने के लिए, नाम से परिचित कराने के लिए मैंने यह टेक्निक अपनाई थी। चलिए देखते हैं र के लिए भी मैंने ऐसी ही जो एक्टिविटीज मैंने बताई, हर एक्टिविटीज में ताली बजाना बहुत जरूरी है। या आप उनसे पूछो नाम और उन नाम में जो वो बता रहे हैं उसमें र वर्ण की पहचान कराइए। या फिर मैं ऐसे वर्ण बोलूं जिसके प्रारंभ में या कहीं पर भी र आता हो तो वो बताएंगे कि यहाँ पर र आता है। और ये सारी चीजें ताली के माध्यम से करने के लिए बहुत मनोरंजक होता है, क्योंकि ये मनोरंजन तो इसलिए कि बच्चों को फन लगता है, मजा आता है ताली बजाने में, और उनका ध्यान भी कक्षा में बना रहता है। वो ध्यान से सुनते हैं कि ऐसा कौन सा नाम आने वाला है और ये र वर्ण या न वर्ण या प वर्ण कब आएगा, कौन से नंबर पे आएगा, और हमें ताली बजाना है। इसलिए बच्चे एकदम अलर्ट रहते हैं, सचेत रहते हैं। और पढ़ाते समय अगर हम क र एक साथ पढ़ा लिए, उसके बाद हम ऑडिटरी ब्लेंडिंग करा सकते हैं। ऑडिटरी ब्लेंडिंग कैसे? उनका मौखिक अभ्यास। जैसे हमने पढ़ा क र, पहले दिन हमने पढ़ लिया क, दूसरे दिन पढ़ लिया हमने र। अब हम इसको ऑडिटरी ब्लेंडिंग कैसे करा सकते हैं? जैसे हम अपने हाथ का यूज करा सकते हैं, जैसे मैंने किया था। मैंने बताया कि बच्चों यहाँ पर क है और यहाँ पर र है। यहाँ पर बोलिए क र कर, क र कर। तो इस तरह ऑडिटरी ब्लेंडिंग करा सकते हैं। या फिर इसी को उल्टा, है ना, जरूरी नहीं है कि किसी शब्द को हम बच्चों को जब पढ़ाना सिखा रहे हैं तो हर शब्द का हर अर्थ निकले, हर नाम का आवाज जो, बस हमें जरूरी है कि वो बच्चे उस आवाज को फॉलो करें, उसे पढ़ना सीखें। तो हम र क, हालांकि इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, लेकिन हमारा उद्देश्य बच्चे को पढ़ना सिखाना है। तो अभी हम इस बात पर बल नहीं देंगे कि इस शब्द का अर्थ निकल रहा है या नहीं। हमें तो बच्चों को यह भी नहीं बताना है कि यह कोई शब्द है, हमें सिर्फ उसे पढ़ना सिखाना है। ऐसा सोचकर उसे सिखाते चले जाना है। तो क र कर, र क रक। जब हम न कराते हैं तो हम कर सकते हैं क र न करन, क र न करन। इस तरह से हमें बच्चों को अभ्यास कराते चले जाना है। और इसके लिए मैंने इस तरह के इस समूह के सारे अक्षरों के लिए मैंने इसी तरह के वर्कशीट तैयार किए थे। सारे को न आग आ रहा है क्या, इस तरह से आपको मैच
और अनमैच का मैं वो गेम खिलाया था मैंने ह के लिए, इस तरह से चित्र बनाकर। और आप जरूरी नहीं है कि ऐसे ही चित्र बनाए जिसके प्रारंभिक में ह हो, हमें ह की पहचान करानी है, इसलिए हम ऐसे चित्र भी बना सकते हैं जिसमें ह बिल्कुल ना आता हो या फिर कोई भी वर्ण बिल्कुल ना आता हो, ताकि बच्चा समझ सके कि उस आवाज में उस चीज की नाम की आवाज में वह आवाज जो यहाँ पर दी गई है वह नहीं है, तो वह मैच नहीं करेगा। तो इस तरह से मैंने सारे वर्ण के लिए इस तरह से वर्कशीट तैयार किए थे सारे आवाजों के लिए। और लास्ट में मैंने उसे आ सिखाया था, आ की आवाज। ठीक, सारी आवाजों को सिखाने के बाद, हम रिवाइज कराने के बाद, एयर फॉर्मेशन कराने के बाद, है ना, एक्टिविटीज कराने के बाद, हम अब जब इस समूह के सारे आवाजों को पढ़ा चुके हूँ, तब मैंने क्या किया, मैंने एक क्यूब तैयार किया। देखिए ये क्यूब, इसमें इस समूह के सारे वर्ण, सारी आवाजें दी गई है इस तरह से। अब मैंने बच्चों को पहचान कराने के लिए इस क्यूब को बार बार रोल कराया। रोल करने के उपरांत जो आवाज थी वो ऊपर आती, तो बच्चे उसको पहचान कर उसका नाम बताते इस तरह से। तो इस क्यूब ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी। क्यूब को कराने के बाद अगर मैं उन्हें जांचना चाहती हूँ कि क्या बच्चों को मैंने सारी चीज़ें जो सिखाई हैं वो याद है, क्या सारे आवाज़ों को वो अच्छी तरह पहचान लेते हैं, तब मैंने एक और वर्कशीट तैयार किया। प्रथम समूह के सारे आवाज़ों को पहचान कराने के बाद मैंने बताया था आपको कि मैंने प्रत्येक आवाज़ के लिए एक वर्कशीट तैयार की थी। इसमें मैंने ध्यान रखा था कि जिन चीज़ों के चित्र मैंने बनाए हैं वो दिए गए आवाज़ से मैच करता हो, जिसका प्रथम आवाज़ उस आवाज़ से संबंधित हो। जैसे रथ, पहला आवाज़ है र तो मैच होगा, रस्सी पहला आवाज़ र तो मैच होगा, है ना। इमली नहीं है मैच तो नहीं होगा। ये प्रथम आवाज़ों से संबंधित था। अब मैंने जब दूसरी वर्कशीट बनाई तो मैंने इस बात का ध्यान रखा कि जो दिए गए वर्ण हैं और उनसे संबंधित चीज़ों के नाम हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि प्रथम हो, वो उनके नाम पर कहीं भी आ सकता है। जैसे कमल, तो बच्चे ताली बजाकर इसका नाम बोलते, और अगर है वो नाम तो तो ये राइट का निशान, क्योंकि इसमें दिए गए ध्वनि का उपयोग होने वाली चीज़ों पर राइट का निशान बनाएंगे तो ये राइट होता। अब देखिए ये क्या है, मकड़ी, मकड़ी कहाँ पर आ रहा है। मैंने बच्चों से पूछा कि ये जो का वर्ण है वो कहाँ पर आ रहा है, बच्चों ने बताया बीच में, तो ये भी राइट होगा, है ना। अब यहाँ पर ये है, अगर बच्चों ने इसे कबूतर समझा तो ये राइट होगा, लेकिन अगर बच्चों ने इसे चिड़िया कहा या पक्षी कहा तो ये राइट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर रस्सी तो राइट, पतंग तो राइट नहीं होगा। यहाँ पर हार, द्वितीय जो आवाज़ है, दूसरी आवाज़ वो र की है तो राइट होगा। यहाँ पर नथ तो राइट होगा। कान, द्वितीय आवाज़, दूसरी आवाज़ तो राइट होगा। नल, तीनों न से संबंधित है, इसलिए ये तीनों ही राइट होंगे। यहाँ पर देखिए ये है चम्मच, है ना, चम्मच तो ये राइट नहीं होगा। ये है हथौड़ा तो राइट होगा। ये है राह। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ये सारे चीज़ें जो यहाँ पर बने हुए हैं चित्र, वो उनके नाम बच्चों को पता हो। अगर वो बच्चे नहीं जानते थे तो मैं उनकी हेल्प करती थी। जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये ज़रूरी नहीं कि बच्चा इसे राह ही बोले, मैं बोलती थी कि राह बेटा, राह मानी रास्ता, तो ये बताते थे कि हाँ है, हाँ तो राइट है। ये है आधा, आ रहा है तो राइट होगा। आम राइट होगा। बतख राइट नहीं होगा। सरौता राइट होगा। सड़क राइट होगा, पर यहाँ पर लट्टू है जो राइट नहीं होगा क्योंकि स से संबंधित नहीं है। यहाँ पे माला, केवल आ की आवाज़ की पहचान करनी है। यहाँ पर आ की पहचान करने के लिए भी मैंने ये क्यूब तैयार किया था। मैंने इस बुक के सारे अक्षरों को इंडिकेट करते हुए आ की मात्रा लगाई थी, जिसे बच्चे सरलता से पढ़ते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बच्चा मात्रा को लगाना सीख गया है किसी भी आवाज़ के साथ, तो ज़रूर वो बताएगा कि माला,
माला में आ रहा है और कितनी बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है, इसलिए राइट होगा। यहाँ पर सांप, सा में आ है तो राइट होगा। यहाँ पर फूल है तो राइट नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिस शीट ने मेरी बहुत मदद की बच्चों को आवाज़ों को पहचान कराने में। उसके बाद मैंने फिर एक और वर्कशीट बनाई, ये है हमारी प्रैक्टिस शीट। इसमें मैंने अलग अलग चीज़ों के चित्र बनाए। ऐसे बहुत सारे वर्कशीट मेरे पास उपलब्ध है, लेकिन उनमें से कुछ ही वर्कशीट मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। जैसे ये है हथौड़ा। हमारे इस ग्रुप में ह वर्ण, हमने ह की आवाज़ पढ़ाई थी बच्चों को, और यहाँ पर मैंने जो आवाज़ें नहीं पढ़ाई हैं उनको मैंने इंडिकेट किया हुआ है थौड़ा। तो यहाँ पर बच्चे ताली बजाकर पहचान करते कि जो पहला वर्ण जिसको मैडम ने छोड़ दिया है वो क्या है, तो प्रथम ध्वनि में ह, तो यहाँ पर बच्चे लिखते थे ह। यहाँ पर देखिए ना वो ना लिखना, तो यहाँ पर ना बच्चों को मैंने सिखाया था आ की मात्रा के साथ ना की आवाज़, तो उन्होंने लिखा ना। नल, तो कौन सी आवाज़ छूटी है पूछने पर बच्चे कहते न। यहाँ पर क म, यहाँ पर ल वर्ण इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ल वर्ण इस ग्रुप में नहीं है और मैंने नहीं पढ़ाया था। ये ग्रुप 1 के वर्कशीट में आपको दिखा रही हूँ। तो क म ये पढ़ा हुआ हमारा आवाज़ है, इसलिए बच्चों ने इसे आसानी से बताया कि यहाँ पर क और यहाँ पर म होगा। यहाँ पर चूहा, ह के साथ आ ध्वनि लगाना मैंने बच्चों को सिखाया था, तो बच्चे आसानी से हा लिख लेते थे। और यहाँ पर हार, दोनों ही आवाज़ें पढ़ी हुई हैं, इसलिए बच्चे आसानी से इसे भी सॉल्व कर लेते थे। क छू आ, छू इसलिए क्योंकि छू यहाँ पर मैंने बच्चों को नहीं पढ़ाया है, न छ पढ़ाया है, न ऊ की आवाज़ पढ़ाई है, इसलिए क और आ पढ़ाया है, इसलिए क और आ की आवाज़ यहाँ पर है। क यहाँ पर और यहाँ पर र, कबूतर, यहाँ पर आम। इस तरह ये वर्कशीट जो मैंने आपको दिखाया, ये इन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। और इसी तरह मैंने इन चीज़ों को ब्लैक बोर्ड पर भी कराया है, जो आपको ध्वनि चेतना संबंधित वीडियोज़ में दिख जाएंगी। तो इस तरह इन सारे वर्कशीट की मदद से, एक्टिविटीज़ की मदद से मैंने इन सारे ग्रुप्स के सारी आवाज़ों के नाम बड़े ही सरलता से बच्चों को सिखाया, और बच्चे बिना भूले हर आवाज़ को याद रख पाए। याद रखना है दोस्तों कि हमें रटन पद्धति से बच्चों को पढ़ाना नहीं है। मैं प्रत्येक दिवस केवल एक आवाज़ को पढ़ाती थी और दूसरे दिन उस आवाज़ के रिवाइज कराकर दूसरे आवाज़ पर कार्य करती थी। हमें बच्चों को नियमित समय देने की आवश्यकता होती है, धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। ऐसा कोई काम नहीं है जो हम शिक्षक ना कर पाए। तो आज के लिए अलविदा।